बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। इसमें जो है हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेजर हमारी प्रोडक्ट्स हैं यानी जो फसलें हैं, ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाएं। यहाँ पे उसने हेडिंग दी हुई है कल्टीवेटेड एरिया। तो पहली हेडिंग जो है हमारी क्या बनेगी? कल्टीवेटेड एरिया। जी, काश्तकारी वाला इलाका कौन सा है जी? इंट्रोडक्शन में इसको हम शामिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, अब ये बेटा एक सर्वे होता है, ठीक है, जो हर साल छपता है। ये सर्वे हर साल छपता है। इसमें आपकी इकोनॉमी के जितने भी शोबे हैं इसमें उसकी डिटेल दी होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपकी ट्रेड हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, जो कुछ भी है सब जो है इसकी डिटेल इसके अंदर दी होती है। तो इनके फिगर्स के मुताबिक द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ 79.61 मिलियन हेक्टेयर्स। ये फिगर दिए हुए हैं, अब ये आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। द रिपोर्टेड एरिया इज़ 57.99 मिलियन हेक्टेयर्स। फॉरेस्ट एरिया कंसिस्ट ऑफ, यानी जंगलात कितने हिस्से पे मुश्तमिल हैं? 4.55 मिलियन हेक्टेयर्स पर मुश्तमिल हैं। तो ये फिगर्स की जो है इसने यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है। आपने इसकी कोई सी 3 से 4 लाइनें इसकी कर लेनी है। नीचे आ जाएं, क्रॉप सिचुएशन। सेकंड हेडिंग क्रॉप सिचुएशन, फसलों की सूरत हाल। पाकिस्तान हैज़ 2 मेजर क्रॉप सीजन्स। हमें पता है कि 2 सीज़न होते हैं, ठीक है, ये छोटे होते से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक फसल रबी होती है और दूसरी फसल खरीफ होती है, ठीक है। आगे जो है इसने इसके सीज़न लिखे हुए हैं। नेमली द खरीफ द सोइंग सीज़न ऑफ विच बिगिनस अप्रैल टू जून। इन दिनों में जो है वो उसकी हार्वेस्ट होती है। दूसरा कब है जी? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। वाइल रबी बिगिनस इन अक्टूबर दिसंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू मई। राइस, शुगर केन, कॉटन, मेज़, मैश, बाजरा वगैरह जो है इसकी फसलें हैं। तो यहाँ से आपने कोई सी 4 से 5 लाइनें इसकी उठा लेनी है आपने। इसके बाद अगले पेज पे आ जाएं जी। यहाँ से हमारा जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले इसका काश्तकारी वाले इलाके हमने देख लिए, फिर फसलों की सूरत हाल देख ली। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कैश क्रॉप्स। पहला इसमें सबसे पहले आ जाएगी जी कॉटन। अब जितनी भी यहाँ पे फसलों के नाम हम डिस्कस करेंगे उन सब में एक चीज़ कॉमन है। उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि किन सालों में कितनी कितनी पैदावार रही है। यानी इस सारे क्वेश्चन में बेटा आपको फिगर जो है वो याद करने पड़ेंगे। ड्यूरिंग 2016 to 17 कॉटन प्रोडक्शन वाज एस्टिमेटेड एट 10.67 million bales, registering the 7.6% increase over the production of 9.17 million bales during cotton crops, has 1% share in GDP। यानी पहली चीज़ क्या है, मुख्तलिफ अरसा वक्त में उसने इसकी पैदावार का बताया हुआ है कि पैदावार जो है वो कॉटन की इतने अरसे से लेके इतने अरसे तक कितनी रही। फिर अगले ईयर वो एक्सप्लेन कर देगा आगे चंद सालों में इसकी कितनी पैदावार रही। तो पहली फसल कौन सी है हमारी? वो है कॉटन। इसी तरह दूसरी फसल में भी यही चीज़ें चलेंगी, उसमें भी उसने फिगर दिए होंगे। शुगर केन, शुगर केन किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। ड्यूरिंग 1617 द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन पोर्ट्रेड अ वेरी प्रोमिसिंग पिक्चर and reached the historical high of 73.6 million tons, showing an increase of 12.4% over the production of 65.5 million tons। यानी कि इतनी पैदावार 2016-17 में और फिर 15-16 में ये इतनी थी, यानी इसमें खातर खा इजाफा हुआ। बस हर हेडिंग की आपने 3 से 4 लाइनें जो है वो उसकी आपने उठा लेनी है। अब जीडीपी में इसका कितना शेयर था? 7% जो है ओवरऑल इसका शेयर था। यानी इतनी हमारी ये अहम फसल है कि 7% हिस्सा सिर्फ कहाँ से आ रहा है? वो इस शुगर केन से आ रहा है। तीसरी अहम फसल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है, वो है चावल, राइस। राइस अकाउंट्स फॉर 3% इन द वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एंड 0.6% ऑफ जीडीपी। यानी 6% जो है वो जीडीपी में इसका भी शामिल है। 16-17 में जो है ये 2724,000 हेक्टेयर
इसकी जो है वो काश्त हुई थी, और फिर 2793,000 इसके जो है वो हेक्टर पे दोबारा इसकी काश्त जो है वो की गई। राइस प्रोडक्शन स्टूड एट 6,849,000 tons, achieving its target production at 6,838,000 tons and showing an increase of 0.7% over corresponding period of last year's production of 6,801,000 tons। यानी इसमें फिगर्स बार बार आ रहे हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। चौथी अहम फसल हमारी कौन सी है जी, डेली घर में खाते हैं, वो है जी गंदम, वीट आ जाएगा। इसी तरह इसने जो है वो वीट के फिगर्स यहाँ पे हमें दिए हुए कि 16-17 में क्या फ़िगर्स थे और आने वाले चंद सालों में इसके क्या फ़िगर रहेंगे, और जीडीपी में जो है वो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए, ये हमारी थी मेजर क्रॉप्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फसलें थी, ये हमारी बड़ी फसलें थी। अब हम आते हैं नीचे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, माइनर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ और होते हैं, लेकिन इनका भी हमारी जीडीपी में, हमारी जो है वो आमदनी में काफ़ी शेयर होता है। बहुत सारे किसान इनकी भी काश्त करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आता है जी ऑयल सीड्स। ओके, तेल निकालने वाले बीज सबको पता है, ठीक है। इसमें कनोला हो गया, इसमें सूरजमुखी हो गया, इसका जो है निकालते हैं। मकई का जो है वो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन, इसकी पैदावार का इसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है। सेकंड लाइन पर देखें, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल ड्यूरिंग 2015-16 रिमेन्ड एट 3.726 मिलियन टन्स, ऑफ विच लोकल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटेड टू 0.462 मिलियन टन्स। 14% जो है हमारी जीडीपी का बनता है। एंड द इम्पोर्ट शेयर ऑफ एडिबल ऑयल सीड्स वाज 3.264 मिलियंस। चलें, दूसरी जो बड़ी फसल है वो उसके अंदर अब कौन सी है, ठीक है, वो आ जाएगी मेज़। मेज़ कहते हैं मकई को। मकई के फिगर भी ऐसे उसने दिए हुए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट 2.7% इन द वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एंड 0.5% टू जीडीपी। फिर 16-17 के फिगर्स दिए होंगे कि उसमें इसकी इतनी पैदावार रही और आने वाले चंद ईयर्स में इसकी इतनी पैदावार थी। फिर आ जाएगा 7वें नंबर पे ग्राम्स, जो हेडिंग चल रही है हमारी, उसके हिसाब से यहाँ पे तीसरा नंबर इसका आ जाएगा। ग्राम्स कहते हैं चने को, चना भी अहम फसल है, ठीक है। ग्राम इज़ द लार्जेस्ट रबी पल्स क्रॉप, फसल रबी में ये अहम फसल है। Accounting for 76% of the total production of pulses in the country, is registered an increase of 25% in production during 2016। फिर आते हैं आगे चौथे नंबर पर किसकी तरफ, तंबाकू आ जाएगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ सिगरेट है। Tobacco is also a cash crop of Pakistan. It is plant of subtropical area. It was cultivated by the English in 18th century in subcontinent, यानी कि बर्री सगीर से ही इसका जो है वो वजूद हमारे मुल्क में है। Tobacco is the major source of raw material for the cigarette industry। जी, सिगरेट के लिए जो है रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। 65% जो है वो टोटल प्रोडक्शन का टोबैको NWFP से जो है वो हासिल होता है। फिर उसके अलावा 9वें नंबर पे देखें, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अदर फसलें जो है वो दूसरी फसलें, इनके अलावा हम कुछ और अपनी छोटी मोटी फसलें जो है वो काश्त कर लेते हैं, उनके उसने नाम यहाँ पे बयान किए हुए होंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा ये वाला लेक्चर हो गया पूरा। एक बात याद रखें, ये आपके जो शॉर्ट नोट होते हैं 5 मार्क्स के, ये सवाल उसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसको बंद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री सेक्टर, हमारे मुल्क में ज़राअत के शोबा की क्या अहमियत है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। About 50 years earlier, the agriculture sector was not considered as a commercial sector for economic development in a large number of developing and developed nations। वो कह रहा है कि पहले एग्रीकल्चर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, यानी ये एक आम सा शोबा जो है वो तस्वर किया जाता था। ड्यूरिंग द लास्ट 50 years, दिस सेक्टर इज़ रियलाइज्ड
एज़ अ मेजर प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इकॉनमी, लेकिन पिछले 50 सालों में इसकी अहमियत को माना गया कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। This sector is realized as a major productive sector of Pakistani economy. 60.1% population is living in more than 61,000 villages। यानी वो कह रहा है कि हमारे मुल्क में देहातों की जो है वो तादाद तकरीबन 61,000 के करीब है, और वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड है? वो ज़्यादातर ज़राअत के पेशे से ही रिलेटेड है। तारुफ आ जाएगा सबसे पहले। सेकंड हेडिंग क्या है जी हमारी? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी, पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक जो हमें बता रहा है, 3 चीज़ें जो हैं उसने यहाँ पे हमें बताई हैं। नंबर 1, द बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 19.5% ऑफ GDP, यानी जो पसमानदा हिस्सा है वो 19.5 जो है वो GDP में उसका कंट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पे, इट्स ग्रोथ रेट इज़ एज लो एज 3.46%। द एम्प्लॉयज़ 40.2% ऑफ टोटल लेबर फोर्स, यानी जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसका 42.2% जो है वो इस हिस्से से रिलेटेड है। इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट फूड ग्रुप इज़ 17.77%, काफ़ी बड़ा फिगर है। ये हो गए 4 इसके मेजर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं ये हेडिंग इसकी मेन क्वेश्चन की तरफ, रोल और इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, माशी तरक्की में ज़राअत का क्या किरदार है? रोल और इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सिंपल सी हेडिंग्स हैं, ठीक है। वही सारे मामलात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक एग्रीकल्चर सेक्टर से किसानों के लाइफ में जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। सबसे पहला पॉइंट, फ़ीकस आमदनी में इजाफा। हेडिंग दोबारा बोल देता हूँ, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। इसका भी आपको मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ। नंबर 1, फ़ीकस आमदनी में इजाफा। अब ये फ़ीकस आमदनी क्या होती है, इसको डिफ़ाइन करना यहाँ पे ज़रूरी है। एक बंदा एक साल में जो कुछ कमाता है वो उसकी फ़ीकस आमदनी है। एक बंदा एक साल में जो कुछ कमाता है वो उसकी क्या है? फ़ीकस आमदनी होती है। इसको हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ द एनुअल एवरेज इनकम ऑफ पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मोर जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड पीपल। हमारा ज़राअत का शोबा बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मुहैया करता है। वी ड्राइव इट बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक बंदे की आमदनी निकल आती है। ये फ़ीकस आमदनी को निकालने का फार्मूला हो जाएगा। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एसेंशियल इंक्रीज द नेशनल इनकम या PCI विच इज़ 1629 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2016 एंड 17। यहाँ तक होगी पहली हेडिंग। दूसरे में देखें, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का बड़ा ज़रिया। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रोज़गार का बड़ा ज़रिया है क्योंकि हमारे आबादी का ज़्यादा जो है वो पोर्शन इसी से ही रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेजर पोर्शंस ऑफ आवर लेबर फोर्स। 42.2% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर while 67.5% ऑफ आवर रूरल पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम अपनी इकोनॉमी को आम तौर पर 2 जो है वो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। एक होता है रूरल सेक्टर, जिसको हम पसमानदा या ऐसे इलाके जिनमें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात कम होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रूरल एरियाज़ वाले इलाके कहते हैं। और दूसरी क्या होती है?
इसको हम कहते हैं अर्बन एरियाज़, यानी यहाँ पे जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो दूसरे इलाकों की निस्बत क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। यानी गांव वाले जो इलाके हैं वो बेसिकली रूरल एरियाज़ कहलाते हैं, जैसे इस्लामाबाद लाहौर वाले जो एरियाज़ हो गए ये अर्बन एरियाज़ कहलाते हैं जी। सेकंड हेडिंग हो गई। तीसरे नंबर पर देखते हैं रिडक्शन इन पॉवर्टी। जब ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गुर्बत में कमी आ जाएगी। तो तीसरी हेडिंग गुर्बत में कमी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट। इफ़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज इन एग्रीकल्चर इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड साइमल्टेनियस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट टू, फिर ज़्यादा बेरोज़गारी भी नहीं रहेगी। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड स्टिमुलेट्स नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट टू, दे आर एबल टू गेट बेसिक सर्विसेज ऑफ लाइफ सच एज़ वाटर, लोगों को पीने का पानी जो है साफ़ और अच्छा मुहैया होगा, निकासिया आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा, अच्छी सेहत उनको मिलेगी, और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। चौथा अहम रोल क्या है एग्रीकल्चर का, वो है सप्लाई ऑफ फूड, खुराक की फराहमी। डेली रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये कहाँ से हासिल होती हैं हमें, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हासिल होती हैं। पाँचवें नंबर पे देखें सोर्स ऑफ फॉरेक्स अर्निंग, ज़र्रे मुबादला। दोबारा हेडिंग पढ़ देता हूँ, सोर्स ऑफ फॉरेक्स अर्निंग, ज़र्रे मुबादला जो है वो कमाने में मददगार। बहुत सारी फसलें होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ हमारे मुल्क में रह जाती है, कुछ हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे अच्छी खासी इनकम हमें हासिल होती है। नंबर 6 पे आ जाएं, सप्लाई ऑफ सरप्लस लेबर। सप्लाई ऑफ सरप्लस लेबर, फालतू जमीयत मेहनत। यानी वो इलाके जहाँ पर जो है वो लोगों को काम नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो वो मोस्टली जो है वो इस जो है वो सेक्टर से आकर क्या होते हैं, रिलेट हो जाते हैं। अबाउट 60.1% पॉपुलेशन इज़ लिविंग मोर देन 61,000 विलेजेस इन पाकिस्तान। अभी हमने पहले जिक्र किया था कि गांव की तादाद जो है वो तकरीबन 61-62 के राउंड अबाउट है। दिस सेक्टर इज़ मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ लेबर फोर्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इन गाँव में से लेबर फोर्स का काम करने वालों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे शोबों में भी जाता है। लिहाजा ये बात यहाँ पे कही जा सकती है कि ये शोबा बाकी शोबों को भी रोज़गार फराहम करता है। सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, नंबर 7 पे आ जाएगा, सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का ज़रिया। फसलें अच्छी होंगी, पैदावार ज़्यादा होगी, उतना ही आमदनी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहते हैं ख़ाम माल को, ख़ाम माल की फराहमी। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सारा ख़ाम माल यहाँ से जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़ा बनाना चाहते हैं तो कॉटन कहाँ से जाएगी, कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जाएगी। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा आपका, उतनी ही कॉटन जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा सकती है, उतनी ही जो है वो एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर नंबर 9 पे, सनतों की तरक्की भी इसी से ही वाबस्ता है। There is a strong interdependence and interrelationship between agriculture and industrial sector. Both are helpful to develop each other. यानी दोनों एक दूसरे को डेवलप करने में अहम साबित होते हैं। नंबर 10 पे देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, अदायगियों की तवाज़ुन की सूरत हाल।
जितनी पैदावार ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी चीज़ों को ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा और ज़र मुबादला ज़्यादा कमाया जा सकेगा, जिससे हमारा जो है वो अदायगियों का तवाज़न यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा दुरुस्त होने में ये मददगार साबित होगा। नंबर 11, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, मेयारे ज़िंदगी में बेहतरी। देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ फार्मर्स। जब किसानों की आमदनी में इजाफा होगा तो क्या होगा, उनको अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको जो है वो तहकीक के लिए ज़्यादा जो है वो अच्छे लोग भी असर होंगे, वो अच्छी खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे, वो ज़्यादा अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। मेयार ज़िंदगी अब क्या होता है बेटा, आपको हेल्थ की कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एजुकेशन आपके पास कितनी है, रोड्स आपके पास कैसे हैं, कम्युनिकेशन आपके पास कैसी है, ट्रांसपोर्ट आपका कैसा है, एनर्जी आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर मेयार ज़िंदगी बनाती हैं। याद रखिएगा, किसी मुल्क में ये मेयार ज़िंदगी जिनका जितना बुलंद होगा वो मुल्क उतनी ही तरक्की करेगा। ये मेयार ज़िंदगी जिनका जहाँ पे पस्त है, लो है, उतना ही वो लोग, वो ममालिक क्या होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 12, एक्सटेंशन इन मार्केट। एक्सटेंशन कहते हैं फैलाव को, मंडियों की वसअत। मंडियाँ भी फिर वसी होनी चाहिए, ठीक है। एक काश्तकार जो है वो अपनी फसल को लेकर जब आ रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर उसकी चीज़ को ख़रीदने का, उसको जो है वो उसकी सेल का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम वहाँ पर होना चाहिए। देयर इज़ मोर आउटपुट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू फार्म मैकेनाइजेशन, इट एनलार्ज द साइज़ ऑफ द मार्केट। यानी जितनी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट आएगी उतना मंडियों का साइज़ भी क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। इफ़ देयर इज़ मोर प्रोडक्शन दैन सरप्लस प्रोडक्शन कैन बी एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उसको हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर देंगे। फिर कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, तश्कील सरमाया। नंबर 13 पे है कैपिटल फॉर्मेशन, तश्कील सरमाया। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सरमाए में इजाफा करना। अब सरमाया क्या होता है, हर वो चीज़ जो आमदनी बढ़ाने का ज़रिया बनती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे एक शख्स के पास फ़र्ज़ करें कार है, वो उसने बतौर रेंट जो है वो किसी को दी हुई है, ये कार उसकी आमदनी में इजाफा कर रही है, तो ये उसका कैपिटल है, ये उसका क्या है, सरमाया, क्योंकि उसकी आमदनी में क्या कर रही है, इजाफा कर रही है। जब एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, आपका बेहतर होगा, तो इससे आपके जो मुल्क के एहसासे हैं, जो आपका कैपिटल है, उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो 40 नंबर पे इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। नंबर 14, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में इजाफा। जी, टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली 15.8% ऑफ GDP इन पाकिस्तान, बहुत कम है। दिस इन्वेस्टमेंट इज़ लो मेनली ड्यू टू लो इनकम एंड लो सेविंग। ये इन्वेस्टमेंट का लेवल क्यों कम है, क्योंकि हमारी आमदनियाँ कम है। जब आमदनियाँ कम होंगी तो बचतें भी क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है हमारी 15 हेडिंग्स जो हैं यहाँ पर ये हमारी इनफ हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 15 माशी तरक्की आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी कैन नॉट अचीव विदाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। माशी तरक्की कभी भी एग्रीकल्चर के बगैर हासिल नहीं की जा सकती। इस सेक्टर को प्रमोट करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है क्वेश्चन की पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इजाफे भी इसके साथ करना चाहते हैं तो हेडिंग में यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, सेल्फ रिलायंस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कीमतों पे जो है वो आपका कंट्रोल होना चाहिए। फिर रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़, इलाकाई तफावत जो है, इलाकों का जो फ़र्क है, ये आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इसमें भी इजाफा होना चाहिए। तो यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 ये एंड।